नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में कह सकते हैं गहराई से उतर रहे हैं जिसने काफी लोगों की सोच को झकझोरा है। फुमिता के कोगा और इचिरो किशिमी की नापसंद होने का साहस, एडलेरियन मनोविज्ञान। देखिए, हमारे पास इस किताब पर आधारित कई रिव्यू हैं, सारांश हैं, विश्लेषण हैं और आज हम इन्हीं के जरिए इसके जो मूल विचार है ना, उन्हें खंगालेंगे। खास तौर पर एल्फ्रेड एडलर के मनोविज्ञान के सिद्धांतों को। ये सिद्धांत आत्मस्वीकारिता पर जोर देते हैं, समाज में योगदान पर और सबसे अहम, दूसरों की मंजूरी की परवाह किए बिना जीने के साहस पर। हम ये देखेंगे कि ये किताब हमारी जो खुशी की समझ है, रिश्तों की या फिर अपनी जिम्मेदारियों की, उसे कैसे चुनौती देती है। और इसका अंदाज भी बड़ा निराला है। ये पूरी किताब एक फिलोसोफर और एक कह लीजिए बेचैन नौजवान के बीच 5 रातों तक चली बातचीत की शक्ल में है। मनोविज्ञान जैसे थोड़े मुश्किल विषय को समझने का ये वाकई एक दिलचस्प तरीका है। तो चलिए इस अनोखी बातचीत की तहों में चलते हैं। तो सबसे पहले इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है? जो सूत्र है वो बताते हैं कि ये अल्फ्रेड एडलर के एक वाक्य पर टिकी है। सभी समस्याएं पारस्परिक संबंधों की समस्याएं हैं। इस सुनने में तो बहुत बड़ा दावा लगता है। क्या वाकई ऐसा है? हाँ, बिल्कुल, ये एडलेरियन मनोविज्ञान का एक आप कह सकते हैं बुनियादी पत्थर है। किताब का तर्क यह है कि असली आज़ादी, असली खुशी वो तब मिलती है जब हम दूसरों की पहचान या तारीफ पाने के लिए नहीं जीते, बल्कि समाज या किसी कम्युनिटी में अपना योगदान देने के लिए जीते हैं। चाहे इस कोशिश में कुछ लोग हमें नापसंद ही क्यों ना करने लगें। और आपने सही कहा, इसका जो संवाद वाला फॉर्मेट है ना, वो बहुत चालाकी से रचा गया है। ये पाठक को मतलब हमें उस नौजवान की जगह रखकर सोचने पर मजबूर करता है और अपनी उन आदतों पर सवाल उठाने को उकसाता है जिनसे हम शायद वाकिफ भी ना हो, जैसे कि हर वक्त दूसरों को खुश करने की कोशिश करना। अच्छा, तो ये किताब 5 रातों की बातचीत में बटी है। पहली ही रात का विचार ट्रॉमा यानी आघात के अस्तित्व को नकारें, ये तो सुनने में ही बड़ा चौंकाने वाला है और शायद थोड़ा कठोर भी लगता है। हम्म, इसका मतलब क्या है? क्या ये कहता है कि अतीत के बुरे अनुभव मायने नहीं रखते? बिल्कुल। और ये शायद सबसे ज्यादा बहस छेड़ने वाला और अक्सर मतलब गलत समझा जाने वाला विचार है। देखिए, फिलोसोफर का तर्क ये नहीं है कि दर्दनाक घटनाएं होती ही नहीं या उनका कोई असर नहीं होता, बिल्कुल नहीं। बल्कि एडलर का मनोविज्ञान कहता है कि अतीत के अनुभव हमारे भविष्य को तय नहीं करते, निर्धारित नहीं करते। असली महत्व इस बात का है कि हम उन अनुभवों को अर्थ क्या देते हैं, क्योंकि वही अर्थ हमारे आज के चुनाव और कल के रास्ते तय करता है। एडलर मनोविज्ञान टेलियोलॉजी पर जोर देता है, मतलब हमारे काम अतीत के कारणों से नहीं बल्कि भविष्य के लक्ष्यों से तय होते हैं। तो एक तरह से ये हमें अपनी कहानी का लेखक बनाने की बात कर रहा है कि स्क्रिप्ट हमारे हाथ में है। ठीक कहा, बिल्कुल। इसका मकसद है व्यक्ति को उसकी अपनी जिंदगी की बागडोर वापस सौंपना, जिसे हम एजेंसी कहते हैं। मतलब अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने और दिशा तय करने की क्षमता। ये कहता है कि आप अपने अतीत के कैदी नहीं हैं। आप अपने अनुभवों की व्याख्या बदल सकते हैं और एक नया लक्ष्य चुन सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है। क्या इस तरह की सोच उन लोगों की पीड़ा को कम नहीं करती, जिन्होंने वाकई गंभीर आघात झेले हैं, ट्रॉमा झेला है? ऐसा लग सकता है कि हम उनकी तकलीफ को नजरअंदाज कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यही इस विचार की सबसे बड़ी और मैं कहूँगा जायज़ आलोचना है। यह आसानी से उन लोगों की पीड़ा को कम आंकने या असंवेदनशील होने जैसा लग सकता है जिन्होंने भयानक ट्रॉमा का अनुभव किया है। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि एडलर का यह दृष्टिकोण, हाँ, फिलोसॉफिकली सोचने लायक जरूर है, हमें सशक्त महसूस करा सकता है। लेकिन लेकिन अनुभवजन्य साक्ष्य मतलब एम्पिरिकल एविडेंस की नज़र से देखें, खासकर गंभीर या कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा के मामलों में, तो ये थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। ट्रॉमा का असर सिर्फ हमारे दिए गए अर्थ तक सीमित नहीं होता ना, उसके गहरे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक निशान होते हैं। तो इस विचार को थोड़ी सावधानी से देखना चाहिए, शायद व्यक्तिगत सशक्तिकरण के एक नजरिए के तौर पर, ना कि ट्रॉमा के किसी वैज्ञानिक या क्लिनिकल इलाज के रूप में। ठीक है। ये एक जरूरी संतुलन है, बिल्कुल। अब आते हैं दूसरी रात पर। वो कहती हैं सभी समस्याएं पारस्परिक संबंध की समस्याएं हैं। पहले वाले दावे की तरह ये भी काफी व्यापक लगता है।
रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे लागू होता है? मान लीजिए मेरी नौकरी की चिंता है या सेहत की परेशानी, उसका रिश्ते से क्या लेना देना? हाँ, ये भी एडलर का एक मूल सिद्धांत है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसे की कमी या बीमारी जैसी समस्याएं हकीकत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एडलर का तर्क है कि इन समस्याओं से जुड़ी हमारी जो भावनाएं हैं, हमारा दुख, हमारी चिंताएं, ये अक्सर सामाजिक संदर्भ में ही पैदा होती है और बढ़ती हैं। हम्म। सोचिए, हीनता की भावना, फीलिंग्स ऑफ इंफीरियोरिटी, ये अक्सर कहाँ से आती है? जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। इसी तरह दूसरों के साथ कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा की भावना भी हमें रिश्तों के दायरे में ही परेशान करती है ना। अच्छा। तो मतलब यह है कि हमारी जो अंदरूनी तकलीफें हैं वो अक्सर बाहरी तुलनाओं या रिश्तों के तनाव से जुड़ी होती हैं। हाँ हाँ, काफी हद तक एडलर मानते थे कि ये भावनाएं सामाजिक तुलना से उपजती हैं। किताब हमें वर्टिकल रिश्तों से दूर जाने को कहती है, जहां कोई ऊपर है, कोई नीचे, कोई बेहतर, कोई कमतर। इसकी जगह ये हॉरिजॉन्टल रिश्तों को बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जहां सब बराबर हैं, साथी हैं, आपसी सम्मान है। मूल बात यह है, दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें और आपसी सम्मान और सहयोग पर ध्यान दें। जब हम खुद को एक बड़े समुदाय का हिस्सा महसूस करते हैं, जहां हर कोई अपनी जगह महत्वपूर्ण है, तो व्यक्तिगत समस्याएं भी उतनी भारी नहीं लगती। आजकल तो सोशल मीडिया के जमाने में ये तुलना वाली बात और भी ज्यादा लागू होती है, नहीं? हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है और हम अपनी कमियों पर फोकस करने लगते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब तीसरी रात का सिद्धांत कार्यों का पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ टास्क्स, ये सुनने में बहुत व्यवहारिक और काम का लगता है। इसे थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, और शायद यही किताब का सबसे ठोस और रोजमर्रा में लागू करने लायक औजार है। सच में, इसका सार एक सरल सवाल में छिपा है। ये किसका काम है? मतलब, किसी सिचुएशन या प्रॉब्लम का जो आखिरी नतीजा है, उसे भुगतने की जिम्मेदारी किसकी है? ये सवाल हमें पहचानने में मदद करता है कि कौन सी जिम्मेदारी हमारी है और कौन सी दूसरों की। कोई उदाहरण दे सकते हैं ज्यादा समझने के लिए? जरूर। जैसे बच्चे का होमवर्क करना या पढ़ाई करना, ये किसका काम है? बच्चे का, है ना? माँ बाप का काम उसे पढ़ने के लिए मजबूर करना या डांटना नहीं है। उनका काम है उसे पढ़ने का माहौल देना, जरूरी रिसोर्स देना और जरूरत पड़ने पर मदद या प्रोत्साहन देना। लेकिन जो अंतिम नतीजा है, यानी परीक्षा में नंबर लाना या सीखना, वो बच्चे की जिम्मेदारी है। इसी तरह कोई हमारे बारे में क्या सोचता है, हमें पसंद करता है या नहीं, ये उसका काम है, उसकी सोच है। हमारा काम अपनी वैल्यूज के अनुसार जीना है, ना कि दूसरों की सोच को कंट्रोल करना। अच्छा। और काम की जगह पर ये कैसे लागू हो सकता है? ऑफिस में? मान लीजिए आपका कोई कलीग किसी प्रोजेक्ट में स्ट्रगल कर रहा है। आपका काम उससे सलाह देना हो सकता है, मदद ऑफर करना हो सकता है, या अपने अनुभव शेयर करना हो सकता है। लेकिन उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली पूरा करना, वो अंततः उस कलीग का काम है। आप उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकते, ना ही उसके फेल होने पर खुद को दोषी मान सकते हैं। आप सहायता कर सकते हैं, पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बेफिक्र हो जाएं या दूसरों की मदद ही ना करें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है दूसरों के जीवन में बेवजह दखल देने से बचना, उनकी आज़ादी का सम्मान करना और सबसे ज़रूरी, दूसरों से मंजूरी पाने की अपनी ज़रूरत से आज़ाद होना। जब हम ये समझ जाते हैं कि क्या हमारा काम है और क्या नहीं, तो हम बेवजह के टकराव से, चिंता से और अपराध बोध से बच जाते हैं। ये फैमिली में, पढ़ाई में, काम के रिश्तों में स्वस्थ सीमाएं, मतलब हेल्दी बाउंड्रीज बनाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। ये वाकई उपयोगी लगता है, बहुत प्रैक्टिकल। अच्छा, सीमाएं तय करने के बाद चौथी रात हमें सामुदायिक भावना यानी कम्युनिटी फीलिंग की ओर ले जाती है। आमतौर पर तो खुशी को व्यक्तिगत उपलब्धि या संतुष्टि से जोड़ा जाता है। एडलर इसे समुदाय से कैसे जोड़ते हैं? ये एडलर के मनोविज्ञान का एक और बहुत खूबसूरत पहलू है। उनके अनुसार सच्ची गहरी खुशी जो है ना, वो उपयोगी होने की भावना से आती है, फीलिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन। जब हमें लगता है कि हम किसी न किसी तरह से दूसरों के लिए, अपने समुदाय के लिए, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो, ऑफिस हो या पूरी मानवता हो, कुछ मायने रखते हैं, कुछ योगदान दे रहे हैं, तभी हमें अपनेपन की, बिलोंगिंग की गहरी भावना महसूस होती है। तो ये मैं से हम की तरफ जाने की बात है, सेल्फ से कम्युनिटी की तरफ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सेल्फ हेल्प की जो आम धारणा है ना, उसको चुनौती देता है, जो अक्सर सिर्फ अपने बारे में सोचो पर टिकी होती है। एडलर कहते हैं कि असली खुशी खुद को बेहतर बनाने में नहीं, बल्कि खुद को समुदाय का एक उपयोगी हिस्सा महसूस करने में है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ देते हैं, याद है हॉरिजॉन्टल रिश्ते, और खुद को समुदाय के एक बराबर सदस्य के रूप में देखते हैं, तभी हम वास्तविक योगदान कर पाते हैं
और टिकाऊ खुशी महसूस करते हैं। ये खुशी क्षणिक सफलताओं से ज्यादा गहरी होती है। और फिर आती है पांचवी रात का विचार, न प्रशंसा करें न फटकार लगाएं। ये तो हर उस सलाह के बिल्कुल उलट है जो हमें बचपन से मिलती आ रही है। माता पिता, टीचर, मैनेजर सब तो तारीफ और सजा का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे काम कर सकता है? हाँ, ये पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देता है और इसीलिए अक्सर गलतफहमी का शिकार होता है। किताब का तर्क है कि प्रशंसा यानी प्रेज और फटकार यानी रिब्यूक, ये दोनों ही एक तरह के पदानुक्रम को दिखाते हैं, हायरार्की को और रिश्तों को वर्टिकल बनाते हैं। प्रशंसा करने वाला खुद को आंकने वाली की ऊंची स्थिति में लगता है और प्रशंसा पाने वाला नीचे। इससे भी बड़ी बात, प्रशंसा व्यक्ति को बाहरी सत्यापन पर निर्भर बना सकती है, एक्सटर्नल वैलिडेशन पर। मतलब वो अच्छा काम इसलिए करता है ताकि तारीफ मिले, न कि इसलिए कि वो काम खुद में सही है या उपयोगी है। फटकार भी इसी तरह बाहरी नियंत्रण का तरीका है। तो फिर अगर हम किसी के अच्छे काम की तारीफ न करें या गलती पर कुछ न कहें तो वो सीखेगा कैसे? सुधार कैसे होगा? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए, एडलर का मनोविज्ञान प्रशंसा और फटकार की जगह प्रोत्साहन पर जोर देता है। एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन बराबरी के रिश्ते पर आधारित है, हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब है व्यक्ति के प्रयासों पर, उसके चुनावों पर और उसकी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना, बिना किसी जजमेंट के और आपसी सम्मान के साथ। जैसे ये कहना कि तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया या तुमने इस काम में बहुत मेहनत की है, ये प्रशंसा नहीं बल्कि आभार और प्रयास की पहचान है। या ये कहना कि मुझे विश्वास है कि तुम ये मुश्किल काम कर सकते हो, ये व्यक्ति की क्षमता में विश्वास दिखाना है। ये तरीका व्यक्ति को अंदरूनी प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन विकसित करने में मदद करता है और उसे बाहरी तारीफ का मोहताज नहीं बनाता। हम्म, ये सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है, बिल्कुल। तो अगर हम इस किताब की सबसे मजबूत बातों को समेटे तो वे क्या होंगी? कार्यों का पृथक्करण तो निश्चित रूप से बहुत काम का लगता है। हाँ, बिल्कुल, पहली खूबी वही है, कार्यों का पृथक्करण। ये सीमाएं तय करने के लिए एक स्पष्ट दोहराने लायक सवाल देता है, यह किसका काम है। इससे रिश्तों में क्लैरिटी आती है और चिंता कम होती है। दूसरी बड़ी खूबी है दूसरों की मंजूरी की चाहत से मुक्त होने का इसका मजबूत तर्क। ये उन लोगों के लिए वाकई लिबरेटिंग हो सकता है जो हमेशा इसी चिंता में रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, खासकर अगर वो क्रिएटिव फील्ड में हैं या लीडरशिप की भूमिका में हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हर किसी को खुश करना नामुमकिन है और प्रामाणिक जीवन जीने के लिए कभी-कभी नापसंद किए जाने का साहस भी दिखाना पड़ता है। और तीसरा, वो खुशी को योगदान से जोड़ने वाला विचार, वो भी काफी शक्तिशाली है ना? निश्चित रूप से। तीसरा, खुशी को आत्म केंद्रित होने के बजाय योगदान की भावना से जोड़ना, ये सेल्फ हेल्प को एक ज्यादा गहरा सामाजिक अर्थ देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी खुशी और हमारा मूल्य अकेले में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ हमारे जुड़ाव और हमारी उपयोगिता की भावना में निहित है। और शायद चौथी खूबी इसका वो संवाद वाला फॉर्मेट है, जो इन विचारों को सुलभ और सोचने पर मजबूर करने वाला बनाता है। लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की थी, इसकी आलोचनाएं भी कम नहीं है, खासकर उस ट्रॉमा वाले हिस्से की। बिल्कुल, ट्रॉमा को नकारे वाला जो संदेश है, जिस तरह से किताब में पेश किया गया है, उसे बहुत से लोग जरूरत से ज्यादा सरलीकृत मानते हैं और असंवेदनशील भी। खासकर जब हम कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा के विज्ञान और उसके गहरे मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभावों को देखते हैं। आडलर का टेलीलॉजिकल मतलब लक्ष्य उन्मुख नजरिया व्यक्तिगत एजेंसी और चुनाव पर बहुत जोर देता है। हाँ, लेकिन ये गंभीर आघात के स्थायी असर की पूरी तरह से व्याख्या शायद नहीं कर पाता। जैसा हमने कहा, ये दार्शनिक रूप से सशक्तिकरण का एक अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन क्लिनिकल हकीकत ज्यादा जटिल होती है। और क्या आलोचनाएं सुनने को मिलती हैं इसके अलावा? कुछ पाठकों और आलोचकों को यह भी लगता है कि किताब कई बार बहुत व्यापक दावे करती हैं, जैसे सभी समस्याएं या सारी खुशी। इनको पूरी तरह से साबित करना मुश्किल है। जीवन में अपवाद भी होते हैं और संवाद शैली, हाँ, वो इसे पढ़ने में आसान बनाती है, पर कभी-कभी थोड़ी बनावटी या उपदेशात्मक भी लग सकती है। ऐसा लगता है जैसे दार्शनिक के पास हर सवाल का अकाट्य जवाब है और नौजवान बहुत आसानी से मान जाता है। ये वास्तविक जीवन की उलझनों और शंकाओं को शायद थोड़ा कम आंकता है। ठीक है, इन आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर कोई इस किताब से कुछ व्यवहारिक सबक लेना चाहे, तो रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने लायक सबसे मुख्य बातें क्या होंगी? क्या टेकअवेज हैं? दिए गए अर्थ को समझें और चुनें। हम अतीत की घटनाओं को बदल नहीं सकते,
बिल्कुल नहीं, लेकिन हम उनकी व्याख्या बदल सकते हैं और ये चुन सकते हैं कि वे आज हमें कैसे प्रभावित करें। अपनी कहानी के सूत्रधार खुद बने। दूसरा, अपनी सीमाओं की रक्षा करें। बहुत जरूरी है ये। कुछ करने या चिंता करने से पहले खुद से पूछें, ये किसका काम है? और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरों के कामों में बेवजह दखल ना दें। हाँ, आप बिना कंट्रोल किए मदद और समर्थन जरूर दे सकते हैं। इससे बहुत सारी एनर्जी और मानसिक शांति बच सकती है। और वो प्रशंसा फटकार की जगह प्रोत्साहन वाली बात। वो भी जरूरी है। हाँ, तीसरा सबक वही है। प्रशंसा और फटकार के उस वर्टिकल खेल से बाहर निकलें और प्रोत्साहन का अभ्यास करें, एनकरेजमेंट का। लोगों के प्रयासों पर ध्यान दें, उनके द्वारा चुने गए विकल्पों पर, उनकी क्षमताओं पर, और आपसी सम्मान बनाए रखें। ये निर्भरता कम करता है और सच्ची अंदरूनी प्रेरणा को जगाता है। और चौथा, अपनी एनर्जी तुलना और प्रतिस्पर्धा से हटाइए, उसे योगदान और समुदाय की भावना पर लगाइए। श्रेष्ठ दिखने की कोशिश करने के बजाय उपयोगी होने में खुशी तलाशें। हॉरिजॉन्टल रिश्ते बनाएं। ये सुनकर लगता है कि ये किताब खास तौर पर कुछ लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। जो रिव्यूज़ वगैरह हैं वो क्या बताते हैं? किन्हें इससे सबसे ज़्यादा लाभ मिल सकता है? हाँ, सूत्र बताते हैं कि ये शिक्षकों और अभिभावकों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। कार्यों का पृथक्करण और प्रोत्साहन के जो मॉडल है ना, वो उन्हें नियंत्रण या सजा का इस्तेमाल किए बिना बच्चों और छात्रों में सहयोग, जिम्मेदारी और स्वायत्तता विकसित करने में मदद कर सकते हैं। अच्छा। और उनके अलावा? हम्म, और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है जब कोई इसे पढ़े या इसके विचारों को अपनाए? हुँ। और क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है जब कोई इसे पढ़े या इसके विचारों को अपनाए? सबसे पहली और जरूरी सावधानी, यदि कोई व्यक्ति हाल के या गंभीर आघात मतलब ट्रॉमा से जूझ रहा है, तो इस किताब के विचारों को, खासकर पहली रात वाले विचारों को, बहुत सावधानी से देखना चाहिए और शायद किसी ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड प्रोफेशनल की मदद के साथ देखना चाहिए। किताब का एजेंसी और सशक्तिकरण वाला पहलू महत्वपूर्ण है, हाँ, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी के दर्द या मदद की जरूरत को अमान्य करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सशक्तिकरण और दर्द की स्वीकृति साथ साथ चल सकती हैं। और किताब के कुछ जो थोड़े कट्टर से लगने वाले विचार हैं, उनके बारे में? हाँ, दूसरी सावधानी वही है। किताब में कुछ स्पष्ट विभाजन प्रस्तुत किए गए हैं, बाइनरीज, जैसे ट्रॉमा बनाम एजेंसी या प्रशंसा बनाम फटकार या अतीत बनाम लक्ष्य। इन्हें कठोर नियमों की तरह लेने के बजाय विचार प्रयोग के रूप में देखना बेहतर है, थॉट एक्सपेरिमेंट्स। जीवन अक्सर इन दोनों सिरों के बीच में कहीं होता है ना? इन विचारों को अपने संदर्भ, अपनी स्थिति और अपनी समझ के अनुसार परखना और ढालना जरूरी है, न कि आंख बंद करके मान लेना। इस्तेमाल किए जा सकने वाले औज़ारों में बदल देती है। ये हमें सीमाएँ बनाना सिखाती है, अपनेपन की भावना विकसित करना और सबसे बढ़कर दूसरों की राय से प्रभावित हुए बिना प्रामाणिकता के साथ जीने का रास्ता दिखाती है। ये हमें अपनी खुशी और अपने रिश्तों की जिम्मेदारी लेने की चुनौती देती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी ताकतें व्यक्तिगत एजेंसी, मतलब अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी लेना, और योगदान का महत्व। ये तब और भी ज़्यादा प्रभावी और संतुलित हो जाती हैं जब उन्हें जीवन की जटिलताओं, जैसे ट्रॉमा की गहरी समझ और स्थिति के अनुसार निर्णय लेने की ज़रूरत के साथ देखा जाता है। ये निश्चित रूप से एक ऐसी किताब है जिस पर विचार किया जाना चाहिए, जिसके बारे में बात की जानी चाहिए और जिसके कुछ सिद्धांतों को सोच समझकर अपनी ज़िंदगी में उतारा जा सकता है। इसका वो एक वाक्य हमेशा याद रखने लायक है, सभी समस्याएं पारस्परिक संबंधों की समस्याएं हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा व्यक्तिगत विकास और हमारी खुशी अकेले में नहीं घटित होती, बल्कि हमेशा दूसरों के साथ हमारे रिश्तों के संदर्भ में ही आकार लेती है। और वो सवाल, यह किसका काम है? ये वाकई रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितनी बार अनजाने में दूसरों की जिम्मेदारियां और चिंताएं अपने सिर पर लाद लेते हैं और खुद को बेवजह बोझिल कर लेते हैं। ये एक छोटा सा सवाल रिश्तों में कितनी स्पष्टता ला सकता है? बिल्कुल। इस चर्चा के अंत में एक विचार छोड़ते हैं सबके मन में। यदि सच्ची खुशी, जैसा कि एडलर मानते थे, योगदान की भावना से आती है, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में योगदान के वे कौन से छोटे छोटे, अक्सर अनदेखे तरीके हो सकते हैं जिन्हें हम शायद महत्व ही नहीं देते। हो सकता है वो किसी सहकर्मी की बात ध्यान से सुनना हो, किसी अजनबी के लिए दरवाजा पकड़ लेना हो, या बस किसी को देखकर मुस्कुरा देना हो। शायद इन छोटे योगदानों पर ध्यान देना हमें खुशी को बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बजाय एक ज्यादा सहज और सुलभ नजरिए से देखने में मदद कर सकता है ना?